हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएससी से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी। इसके दोस्तों 16 पार्ट हमने अपडेट भी कर दिए हैं। काफ़ी अनटच लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हमने उनमें डाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। और दोस्तों हम आज डिस्कशन करेंगे जो जूनियर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है HPSCC का, उसके बारे में। दोस्तों अभी तक आपने हमारा सिलेबस नहीं लिया है, इस नंबर पर जितना जल्दी हो मैसेज करें और सिलेबस को जरूर परचेज कर लें, क्योंकि दोस्तों इस सिलेबस में आपको टोटल कवरेज दी जा रही है। 12,000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों टोटल आपका सिलेबस कवर हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपका नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर जो है गारंटी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उसमें रोजाना क्लासेस वगैरह चलती रहती है। कुछ MCQ सेंड किए जाते हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन और रह जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप जितना जल्दी हो ज्वाइन करें और दोस्तों ये सिलेबस जितना जल्दी हो आप परचेज कर लें। चार्ज दोस्तों ओनली 150 सिर्फ एक बार लिया जा रहा है, उसके बाद दोस्तों आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आप हमारे पास कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हो। तो जूनियर टेक्नीशियन के अंदर दोस्तों क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइनमैन और एसएससी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस एग्जाम से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें कहां से टॉपिक से किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसके आसपास के और टॉपिक क्या क्या बनते हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी के साथ दोस्तों ये हमारी सीरीज रहेगी। आज दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, इनके आसपास के जुड़े हुए और कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। बाकी के पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। जो जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, ये बाकी के पार्ट में से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैंने अकाउंट किया है, उन्हीं में से ही पूछे गए। तो बाकी के पार्ट एक बार आप जरूर देख लें। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे इस सेशन से। तो ये दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम है। 5 जून को दोस्तों एग्जाम हुआ है, यानी अभी जस्ट हाल ही में ये एग्जाम हुआ है दोस्तों। ठीक है, 200 नंबर के टोटल जो है क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का था और 100 मार्क्स इसमें दोस्तों टोटल थे। 2 घंटे का दोस्तों इसमें क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सिंक्रोनस मोटर से। जैसे कि मैं सिंक्रोनस मोटर हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर किस प्रकार शक्ति गुणक सुधारक के रूप में, यानी शक्ति गुणक को दोस्तों क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर। तो किस प्रकार ये पावर फैक्टर को सुधारने का कार्य करती है। ऑप्शन दो दिए गए थे, लाइन वोल्टेजता परिवर्तन, मोटर की गति बढ़ाना, फील्ड एक्साइटेशन परिवर्तन, मोटर की गति घटाना। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके, फील्ड एक्साइटेशन को कम व ज्यादा करके आप पावर फैक्टर को सुधार सकते हो। ठीक है, तो इसकी दोस्तों कितनी विधियां हैं ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको साफ दिखा देता हूं। तो इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने टाइप कर लिया है। तुल्यकालिक मोटर किस प्रकार शक्ति गुणक के सुधारक के रूप में कार्य करती है, तो राइट ऑप्शन इसका दोस्तों हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तन करके जो है सिंक्रोनस जो पावर फैक्टर होता है उसको सुधारा जा सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी तो हम समझेंगे कि ये फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तन कैसे करता है। आपको किताबों के अंदर बिल्कुल नहीं घुसना है। किताबों के अंदर ये चीजें समझने बैठोगे तो ITI में अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो ही चीजें समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। हमें मोटा मोटा देखना है कि सिस्टम है क्या और कहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बनता है ना, उस कोसाइन को पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये मान लो वोल्टेज है, ये करंट है, इनके बीच जो कोण बन रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर दोस्तों रियल में करती क्या है, इस कोण को सुधार देती है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बनता है ना, इसको बिल्कुल कम कर देती है। अब यहां इस बीच के पॉइंट पर पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, यानी 1 होगा। यूनिटी पावर फैक्टर सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इनके बीच में कोण बढ़ता जाएगा, जैसे ये 90 डिग्री का हमारा कोण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा ही ध्यान रखने से ऐसे क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा गलत भी ना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जैसे वोल्टेज है। ठीक है, अब करंट कहां चल रहा है, करंट जैसे यहाँ 45 डिग्री पर चल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, पावर फैक्टर हो जाता है। इस cos फाई को ही पावर फैक्टर बोला जाता है। अब करंट और वोल्टेज का दोस्तों इस प्रकार से चलना को कहा जाता है लेगिंग पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है, लेगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि वोल्टेज करंट से क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। जब दोस्तों करंट पीछे चले, करंट किसकी तरफ चले, पीछे चले, और वोल्टेज क्या चले, आगे चले,
वोल्टेज आगे चले तो इस पावर फैक्टर को क्या कहा जाता है, लेगिंग पावर फैक्टर करना है। हमें पावर फैक्टर सुधारने के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो क्या चीज करनी है, वोल्टेज को पीछे चलाना है और करंट को क्या चलाना है, आगे चलाना है। अगर वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं तो मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है। वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं तो क्या है, पावर फैक्टर यूनिटी है। अगर वोल्टेज पीछे चल रहे हैं और करंट आगे चल रहा है तो हमारा पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर है। अब बस इतनी ही बात आपको समझनी है। यही बात दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो है वो करती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, जो पावर फैक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट के कोण जो बनते हैं उनको क्या कर देती है, कम कर देती है। अब दोस्तों इसकी तीन विधियां होती है। ये फील्ड जो एक्साइटेशन होता है ना, तीन प्रकार से इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। फील्ड एक्साइटेशन का मतलब दोस्तों इसमें क्या है, ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो फील्ड के अंदर हम एक्साइटेशन, जो डीसी सप्लाई के द्वारा हम इसको एक्साइट करवा रहे हैं, उसकी बात की गई है। डीसी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा एक्साइटेशन करंट क्या होगा, बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो इसको तीन टाइप से बढ़ाया जाता है। एक को बोला जाता है अंडर एक्साइटेशन, एक को क्या बोला जाता है, अंडर एक्साइटेशन, ठीक है। सेकंड जो बोला जाता है उसको बोला जाता है हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन। दूसरे को क्या बोले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान से समझने की यहाँ पे हमें जरूरत है। तीसरा जो बोला जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों ओवर एक्साइटेशन। तीन प्रकार के एक्साइटेशन किए जाते हैं, ठीक है। ये जो एक्साइटेशन यहाँ पे नाम लिखा हो ना, ये तीन प्रकार से सिंक्रोनस मोटर में करते हैं। अंडर एक्साइटेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर बैक ईएमएफ पैदा होती है, ठीक है, वो कम होती है। किससे, अप्लाइड वोल्टेज, जो सिंक्रोनस मोटर को वोल्टेज दिए जा रहे हैं ना, उससे ये बैक ईएमएफ क्या होती है, कम होती है। तो इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर होगा लेगिंग। पावर फैक्टर क्या होगा, लेगिंग, यानी पावर फैक्टर लो होगा। पावर फैक्टर को क्या कहेंगे, लो पावर फैक्टर कहेंगे। किस कंडीशन में, जब पावर फैक्टर अंडर एक्साइटेशन में चल रहा है। अंडर एक्साइटेशन में दोस्तों वोल्टेज ज्यादा होते हैं, बैक ईएमएफ कम होती है। सेकंड कंडीशन में आते हैं दोस्तों नॉर्मल एक्साइटेशन। तो नॉर्मल एक्साइटेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, बैक ईएमएफ और वोल्टेज हमारे इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब बैक ईएमएफ और वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक ईएमएफ और वोल्टेज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो उस टाइम सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर किस पर काम करेगी, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करेगी। सिंक्रोनस मोटर रियल में करती क्या है, तो सिंक्रोनस मोटर करंट और वोल्टेज का जो कोण बनता है, जिनकी दूरी ज्यादा होती है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। और दूरी कम होने से ही हमारा पावर फैक्टर ठीक हो जाता है। बस इतनी सी बात समझनी है। लास्ट जो आता है वो आता है दोस्तों ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन के अंदर क्या होता है, बैक ईएमएफ जो होती है ना, वो वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है लीडिंग पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर। ये हो जाते हैं हमारे तीन प्रकार के एक्साइटेशन। इन तीन प्रकार के एक्साइटेशन से ही सिंक्रोनस मोटर हमारी पावर फैक्टर को सुधारती है। मुझे नहीं लगता ये चीज समझने के बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी। दोस्तों क्या होता है, अंडर एक्साइटेशन के अंदर वोल्टेज जो होते हैं, वोल्टेज क्या चलते हैं, आगे चलता है, और करंट हमारा क्या चलता है, पीछे चलता है। जब करंट पीछे चल रहा है तो मतलब पावर फैक्टर लो है, तो इसको हम लेगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगिंग कहते हैं। ये कब होता है, जब हमारी जो अंडर एक्साइटेशन चल रही है, अंडर एक्साइटेशन चल रही है तो उसमें ये कंडीशन होगी, ठीक है। नॉर्मल में होगी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। बैक ईएमएफ जो होगी वो वोल्टेज के क्या होगी, बराबर होगी। इसमें क्या होगी, बैक ईएमएफ कम होगी। और ओवर की बात आ जाएगी तो ओवर के अंदर बैक ईएमएफ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे, वोल्टेज से। तो ये हमारा हो जाता है टोटल। तो फील्ड एक्साइटेशन परिवर्तन करके आप पावर फैक्टर को सुधार सकते हो। फील्ड एक्साइटेशन तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है अंडर, एक होता है नॉर्मल, एक होता है हमारा ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। ये तीन प्रकार के एक्साइटेशन करके ही मोटर जो है बड़े बड़े उद्योगों के अंदर पैरेलल में चलाकर, कैसे चलाकर, इंडस्ट्री जो एरिया होता है ना दोस्तों, उसमें पावर फैक्टर लो होता ही क्यों है, क्योंकि दोस्तों उनमें क्या लगे होते हैं, इंडक्टर लगे होते हैं। ये इंडक्टर लगे होने के कारण जो वोल्टेज और करंट होते हैं ना, तो इनका आपस में डिग्री बहुत दूर हो जाती है, इनका फेज एंगल बिगड़ जाता है वोल्टेज और करंट का, ठीक है। तो इस वोल्टेज एंगल का बिगड़े हुए फेज एंगल को दोबारा वही स्थिति में लाने के लिए सिंक्रोनस मोटर उद्योगों और उसमें पैरेलल में चलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था। अब बढ़ लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भू प्रतिरोध किस प्रकार कम किया जा सकता है। यानी भू प्रतिरोध, जो भूमि के अंदर प्रतिरोध है, जो अर्थिंग के अंदर प्रतिरोध है, उसको आप कैसे कम कर सकते हो। इसको मैं साफ दिखा देता हूं। तो वीडियो को पूरा नहीं देखते तो दोस्तों पूरा जरूर देखा करें, ताकि आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट क्लियर हो सके। भू प्रतिरोध किस प्रकार कम किया जा सकता है। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। इसमें दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको प्रतिरोध समझ में आ जाएगा ना, तब आपको भू प्रतिरोध कैसे कम किया जाता है ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो प्रतिरोध दोस्तों किन किन बातों पर निर्भर करता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी हमें समझ में आएगा कि प्रतिरोध काम कैसे करता है और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, इसका SI मात्रक ओम है। तो चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है और इसका क्या हो गया 50 ओम। तो लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, बात यहाँ पे लेंथ की गई है, लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इस टुकड़े को हम डबल कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस हमारा 40 ओम हो जाता है। यानी 20 का 2 गुना क्या हो जाता है, 40 ओम। ये कितना दिखाया हुआ है हमारा 50 ओम। आगे क्या बताएगी, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया की दोस्तों बात की गई है, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल देखने से अच्छे से याद होगा कि एक चालक का रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसका एरिया बढ़ा दिया दोस्तों, आपने क्या बढ़ा दिया, इसका एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है, घट जाता है। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों बारीकी से समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। इसका रेजिस्टेंस दोस्तों 20 ओम है, एरिया इसका डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या रह गया हमारा, सिर्फ 10 ओम। इतनी बात समझ में आने के बाद जो थर्ड चीज इसमें बताई गई है वो भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तापमान। ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें दोस्तों दोनों के दोनों ये समान लंबाई और समान मोटाई के दिए हुए हैं, ठीक है। एक में दोस्तों 30 डिग्री है और एक में हमारा 20 ओम रेजिस्टेंस है। 50 डिग्री होने पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 80 ओम। यानी दोस्तों कुछ चालकों का प्रतिरोध घट भी जाता है और कुछ का बढ़ भी जाता है। ये चालकों पर डिपेंड करता है कि चालक किस प्रकार के हैं। उसके बाद दोस्तों बताया गया कि चालक कई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी चालक किस प्रकार की क्वालिटी का है उस पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे ए प्रकार के चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, उसी प्रकार से कोई और चालक इसमें दिया गया तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये घटिया कुचालक है, ये हमारा क्या है, बढ़िया कुचालक है। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसमें हमारा क्या है, कम है। तो पदार्थ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की है। अब उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था, भू प्रतिरोध किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो डबल अर्थिंग करके कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन खर्चा तो हमारा बढ़ गया ना। डबल अर्थिंग क्यों करते हैं, जब एक प्रकार, ये मान लो हमारी डबल अर्थिंग है दोस्तों, ठीक है, 2 अर्थिंग हमारी चल रही है, ठीक है। तो एक अर्थिंग खराब होगी, एक अर्थिंग खराब होगी तो दूसरी अर्थिंग चलती रहे, इसके लिए हमारी डबल अर्थिंग की जाती है, ठीक है। डबल अर्थ किया जाता है मशीनों को, ताकि एक अर्थिंग अगर किसी कारणवश खराब हो जाए तो दूसरी अर्थिंग चलती रहे, इसलिए डबल अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई घटाकर, गड्ढे की गहराई जैसे जैसे आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ बात क्या की जा रही है, कम करने की जा रही है। इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर, ये बात कुछ फिट बैठती है कि इलेक्ट्रोड की लंबाई जो बढ़ाकर आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो। इलेक्ट्रोड की लंबाई अगर घटाओगे, अगर लंबाई घटाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और लंबाई अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड गलत दिया हुआ है, लंबाई, यहाँ पे आना था क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर एरिया हम बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोड का तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ाकर कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आना था हमारा एरिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट बैठता है, इलेक्ट्रोड की लंबाई चौड़ाई दोनों ही बढ़ाकर, ठीक है। आप एरिया को, ये मान लो हमारा 4 mm का कोई इलेक्ट्रोड है, उसको बढ़ाकर 6 mm का कर दिया हमने, ठीक है, उसकी मोटाई बढ़ा दी। यहाँ पे मोटाई है, लंबाई से कहोगे। अब क्या बात करते हैं ना, कई बार एग्जाम वाले एरर दे देते हैं, ठीक है। तो यही एरर दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन तो यही आएगा, लेकिन इसमें आएगा कि एरिया बढ़ाकर, ठीक है, इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाकर जो है आप बहु प्रतिरोध को कम कर सकते हो। अब एक तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद गड्ढे की गहराई बढ़ाकर, गड्ढे की गहराई घटाकर नहीं, बढ़ाकर कम कर सकते हो आप।
ठीक है, ये भी हो जाता है हमारा भू प्रतिरोध कम करने का कारण। इसके अलावा दोस्तों पैरेलल में लगे इलेक्ट्रोड की संख्या बढ़ाकर, जितने भी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, उनको अगर आप पैरेलल में लगे इलेक्ट्रोड की संख्या बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गड्ढे में अगर नमी आप बनाए रखोगे, जो मान लो पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग दो प्रकार की होती है, अगर जो भी नमी नीचे बना रखी है आपने, उसको अच्छे से और बनाए रखोगे, पानी समय समय पर डालते रहोगे, तो भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारा पूछा गया था। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि एल प्रकार की एमसीबी किन विद्युत उपकरणों में प्रयोग की जाती है। ये सेम का सेम 3rd नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेना, मैंने टाइप कर रखा है ये। तो ये दोस्तों यूज की जाती है गीजर के अंदर। एल प्रकार की एमसीबी किन विद्युत उपकरणों में प्रयोग की जाती है, तो गीजर के अंदर प्रयोग की जाती है। अब क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, एमसीबी कितने प्रकार की होती है, एमसीबी का वर्किंग सिस्टम दोस्तों मैं समझा चुका हूँ। एमसीबी नीले नोब वाली एमसीबी कहाँ यूज करते हैं, काले नोब वाली एमसीबी यूज कहाँ करते हैं, लाल नोब वाली एमसीबी कहाँ यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले, उनमें करवा चुका हूँ। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एमसीबी कितने प्रकार की होती है। तो एमसीबी की दोस्तों बात की जाए तो एमसीबी को ट्रिपिंग के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। ये किसके आधार पर बांटा गया है दोस्तों, 5 भागों में, ट्रिपिंग के आधार पर। कोई मान लो दोस्तों 0.01 सेकंड में ट्रिप करती है, कोई 0.1 सेकंड में करती है, कोई 0.2 सेकंड में ट्रिप करती है। तो ये ट्रिपिंग के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बी टाइप एमसीबी आ जाती है, फिर सी टाइप आ जाती है, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। इनमें से जो है सबसे सेंसिबल कौन सी एमसीबी है वो ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, या घरों में कौन सी एमसीबी यूज करते हैं वो ज्यादा बार पूछी जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बी टाइप एमसीबी की। दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आप बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वह एमसीबी का उपयोग सबसे ज्यादा घरों के उपकरणों में, अब सबसे ज्यादा घरों के उपकरणों में उपयोग होने वाली एमसीबी हमारी बी टाइप होती है। बी टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी का 3 से, मान लो दोस्तों 10 एम्पेयर है तो इसके 3 से 5 गुना करंट निकलता है। तो 10 का 3 गुना 30 से 50 एम्पेयर का करंट इसमें से निकलता है। तो यह है 0.04 यानी 0.04 सेकंड से और 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाती है, यानी इतना टाइम इसका ट्रिपिंग सेंस का होता है। किस टाइप की एमसीबी की बात कर रहे हैं, बी टाइप। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार की एमसीबी घरों में यूज की जाती है, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा। तो बी टाइप की एमसीबी, किस टाइप की एमसीबी 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाती है, तो ये कौन सी एमसीबी होती है, बी टाइप। अब दोस्तों सी टाइप एमसीबी कौन सी होती है, अब सी टाइप घरों में भी यूज करते हैं और कंपनी में भी, यानी फैक्ट्रियों में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली एमसीबी है, इसका उपयोग घरों कंपनी दोनों जगह काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। वैसे ये एमसीबी को एसी इंडक्शन मोटर के लिए डिजाइन किया जाता है। कौन सी मोटर को, सी टाइप। इसके ऊपर C32 लिखा भी मिलता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो परंतु इसका उपयोग घरों में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एमसीबी दिखा रखी है ये कौन सी हमारी, सी टाइप है। अब इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी ये है, ये 5 से 10 गुना। पहले वाली बी टाइप का क्या था, 3 से 5 गुना, इसका क्या है 5 से 10 गुना, यानी ये करंट को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। और इसका सेकंड क्या है, 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाती है। वो क्या थी दोस्तों, 0.03 सेकंड से लगभग 13 सेकंड के बीच ट्रिप होती थी। इसका टाइम सेंस क्या हो गया, कम हो गया, यानी ये क्या है, ज्यादा बेहतरीन काम करती है, सर्किट को ज्यादा आसानी से बचाती है, ठीक है। तो ये हमारी एमसीबी हो जाती है सी टाइप। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि घरों और कारखानों में कौन सी एमसीबी यूज की जाती है, तो सी टाइप एमसीबी यूज की जाती है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखें, कौन सी एमसीबी 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाती है, तो सी टाइप एमसीबी 0.04 से 5 सेकंड के बीच में ट्रिप। इनके करंट नहीं पूछा जाता, इनका टाइमिंग पूछा जाएगा और यह यूज कहां करते हैं वो पूछा जाएगा। डी टाइप एमसीबी कौन सी होती है, यह एमसीबी का उपयोग उस जगह किया जाता है ज्यादा मात्रा में करंट बार बार कम ज्यादा हो रहा, यानी करंट में फ्लक्चुएशन चलती रही, कभी करंट 10 है, कभी 15 चला गया, फिर वापस 10 आ गया, कभी 12 चला गया, फ्लक्चुएशन चलती रही। उदाहरण के लिए वेल्डिंग मशीन समझ सकते हैं। अब वेल्डिंग जब मशीन को हम काम करवाते हैं तो वेल्डिंग मशीन जब इलेक्ट्रोड पर जाती है तो एकदम फिर करंट बढ़ जाता है, ठीक है, हटाते हैं तो फिर कम 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 करंट हो जाता है। तो उस टाइप की जगह पर कौन सी एमसीबी यूज करेंगे, तो उस टाइप यूज करेंगे डी एमसीबी, क्योंकि वेल्डिंग मशीन रुक रुक कर चलती है। उसके बाद है कि इस उपकरण को हम डी टाइप एमसीबी में लगाते हैं अगर डी टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी का 10 से 20 गुना
करंट। अब ये तो होगा ही, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या है, करंट रुक रुक कर चल रहा है, तो इसमें करंट का फ्लक्चुएशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है बीच का। तो यह 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के, इसकी भी ट्रिपिंग सेंस जो है वो और भी मजबूत हो जाती है। किसकी? डी टाइप एमसीबी की। उपयोग इसका किया जाता है दोस्तों वेल्डिंग मशीन में, एक्सरे मशीन में, हॉस्पिटल में, एक्सरे मशीन की दोस्तों, हॉस्पिटल की जो एक्सरे मशीन होती है उसमें, और वेल्डिंग मशीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेल्डिंग मशीन में कौन सी एमसीबी यूज करते हैं, या दोस्तों एक्सरे मशीन में कौन सी एमसीबी यूज करते हैं। जैसे एल सीरीज की एमसीबी अब पूछ ली गई थी कि किस के अंदर यूज करते हैं, तो एल सीरीज की किसके अंदर यूज करते हैं? गीजर के अंदर यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो भी दोस्तों हम इसी वीडियो में देखेंगे। जरूरी बात क्या बताई गई है कि जो कभी भी डी टाइप एमसीबी जो है वो घरों में नहीं लगा सकते, क्योंकि घर का लोड क्या रहता है, लगभग फिक्स सा रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता ज़्यादा उसके अंदर, ठीक है। तो उस प्रकार कारण के कारण ये घरों में हम नहीं लगा सकते। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी एमसीबी घरों में नहीं लगा सकते, तो आप कोई भी एमसीबी टिक करके आ जाओगे, जो गलत हो जाएगा। तो डी टाइप वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आता है, के टाइप एमसीबी। के टाइप एमसीबी को सेंसिटिव, यानी बहुत ही कम करंट पे ही ट्रिप हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिपिंग सेंस होते ही ये क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। तो इतनी सेंस से अगर ट्रिप होगी तो ये किस प्रकार के उपकरणों में लगाएंगे? महंगे उपकरणों के अंदर लगाएंगे इसको, ठीक है। महंगे उपकरणों के अंदर क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेंस शक्ति इसकी क्या है, बहुत मजबूत है। महंगे उपकरण क्या होते हैं, जल्दी जल जाते हैं। अगर ज़्यादा करंट अगर ज़्यादा टाइम तक उनमें चला तो वो जल्दी जल जाएंगे, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप हो जाती है। अगर के टाइप एमसीबी में से उसकी कैपेसिटी का 8 से 12 गुना करंट निकलता है, सिर्फ 8 से 12 गुना, तो ये 0.01 सेकेंड से कम समय में, अगला टाइम तो इसने बताया ही नहीं है ना, तो 0.01 सेकेंड से भी कम टाइम में ट्रिप हो जाएगी, मतलब 1 मिली सेकेंड से भी, ठीक है, कम टाइम में ये सर्किट को सुरक्षा देती है। ये एमसीबी हम महंगे उपकरणों में यूज करते हैं, के टाइप एमसीबी दोस्तों इसको बोला जाता है। अब दोस्तों लास्ट जो आती है वो आती है हमारी जेड टाइप एमसीबी। उसके बाद हमारी एल टाइप सीरीज की, वो सीरीज हो जाती है दोस्तों। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो सीरीज में पूछा गया है, ये दोस्तों टाइप में पूछा गया है। ये हम ट्रिपिंग की बात कर रहे हैं। एमसीबी को हाई सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी कम समय से ट्रिप हो जाती है, पर साथ साथ काफी छोटे फॉल्ट को सेंस करके सिस्टम को सुरक्षा देती है। छोटे छोटे फॉल्ट को क्या कर लेती है, ये सेंस भी कर लेती है। लेकिन ये जो एमसीबी है के टाइप, ये सेंस नहीं करती, ये सर्किट को क्या कर देती है, ट्रिप करवा देती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी क्या है, इसकी भी वही है, 0.01 सेकंड से कम टाइम में ट्रिप हो जाएगी, और 2 से 3 गुना का करंट ये अपने अंदर से निकालता है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि जेड टाइप और के टाइप एमसीबी का उपयोग कभी भी हमारे घर, लोड या फिर मोटर पर नहीं कर सकते। इन दोनों एमसीबी का उस जगह किया जाता है जहां थोड़ा भी ज्यादा करंट हमारे उपकरण को खराब कर देता है। मैंने बताया ना बार बार, महंगे उपकरणों में किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी एमसीबी की सीरीज हो जाती है, जैसे सेमीकंडक्टर हो जाता है, ठीक है, डिवाइस हो जाता है, ट्रांजिस्टर हो जाता है, वहां पर दोस्तों इसका हम यूज करते हैं। अब दोस्तों सीरीज वाली एमसीबी देख लेते हैं हम। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं कि एल सीरीज प्रकार की एमसीबी किन विद्युत उपकरणों में प्रयोग की जाती है। तो एल सीरीज प्रकार की जो एमसीबी होती है ना, ये कहां यूज की जाती है, जहां पर एल श्रेणी वाले एमसीबी को प्रतिरोध भारों से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। वे गीजर, ओवन और सामान्य प्रकाशन प्रणाली जैसे तापन उपकरण की सुरक्षा के लिए, जो हीटिंग उपकरण होते हैं, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी हम एमसीबी यूज करते हैं, वो करते हैं हम तापन एल सीरीज प्रकार की, जो हमारे किस इफेक्ट पर काम करती है, तापन प्रकाशन प्रणाली पर काम करती है। उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है तापन के पास जी श्रेणी वाली पूछ ली जाए, ठीक है, वो हमारी ट्रिपिंग सेंस वाली एमसीबी थी, ये अलग सीरीज वाली एमसीबी है। जी श्रेणी वाली एमसीबी को प्रेरणक भारों से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। यह मोटर, वायु शीतलक, हस्त उपकरण जो हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हेलोजन लैंप की सुरक्षा के लिए। यानी दोस्तों इस प्रकार की एमसीबी जो है वो लोड के साथ जो स्टार्ट होते हैं उनके अंदर ये यूज करते हैं। उसके बाद डीसी श्रेणी वाली कौन सी एमसीबी होती है, तो ये जो एमसीबी होती है इसके अंदर क्या बताया गया है कि 220 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज तक के लिए उपयुक्त होते हैं। तो डीसी श्रेणी वोल्टेज वाली एमसीबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जाएगा काले नोब वाली एमसीबी कहाँ यूज करते हैं, तो डीसी सर्किट के अंदर यूज करते हैं। इसमें 6 किलो एम्पेयर तक विभंजन क्षमता होती है, ठीक है, और ट्रिपिंग विशेषता एल और जी श्रेणी के समान ही होती है। उनका व्यापक अनुप्रयोग डीसी नियंत्रण, लोकोमोटिव, डीजल जनरेटर सेट। अब देखिए दोस्तों इसमें गीजर पूछा गया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जाम में लोकोमोटिव पूछ लिया जाए या डीजल पूछ लिया जाए, डीजल जनरेटर सेट पूछ लिया जाए, तो वहां
आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वहां पे डीसी श्रेणी वाली एमसीबी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों एमसीबी से जुड़ा हुआ मेन टॉपिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों बताया गया है कि एक उच्च दाब मेटल हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास की क्यों बनाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जो जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ ना उसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक बार देख भी ले, और मैं ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, जो जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, ताकि उनके आंसर की के हिसाब से वो मैच कर सकें। एक उच्च दाब मेटल हैलाइड लैंप है, तो उसका जो बाहरी ट्यूब है वो बोरोसिलिकेट की क्यों बनाई जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाई जाती है ताकि उच्च तापमान से सामंजस्य कर सके। ठीक है, हाई टेम्परेचर का अंदर की ट्यूब पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि दोस्तों इसका काम क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व कर सके, बाहर का कितना भी टेम्परेचर है उसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है उच्च दाब मेटल हैलाइड लैंप में बाहरी सिलिकेट बोरोसिलिकेट। इस बोरोसिलिकेट की ग्लास की क्वालिटी क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर दोनों पर ही काम की है। ये अंदर के फिलामेंट या अंदर के इलेक्ट्रोड पर कोई इफेक्ट नहीं गिरने देती, इसलिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिखाया गया है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण किस स्थिति में जो है उपयोग किए जाते हैं, यानी इसके अंदर क्या कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल किया जाए। ठीक है, जो मीटर जो यूज किए जाते हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन कि स्प्रिंग कंट्रोल जो मीटर होते हैं उनमें दोस्तों उपकरण किस स्थिति में प्रयोग, कंडीशन कौन सी है, खड़ा उपकरण या दोस्तों वर्टिकली उपकरण या दोस्तों ऊर्ध्वाधर की स्थिति में या किसी भी स्थिति में। जो स्प्रिंग से कंट्रोल दोस्तों हम कर रहे हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट हम किसी भी स्थिति में जो है उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जूनियर टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्तों शायद 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अब इसको डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो स्प्रिंग नियंत्रण को समझने से पहले, यानी स्प्रिंग कंट्रोल समझने को पहले दोस्तों हमें सूचक यंत्रों में कार्यरत फोर्स, यानी दोस्तों फोर्स ऑफ एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कितने प्रकार की फोर्स जो है इन पर लगती है। तो सबसे पहली फोर्स जो लगती है विक्षेपण टॉर्क कहते हैं, इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, जो पॉइंटर को स्केल पर आगे मूव करवाता है। ठीक है, मूव करवाता है, चलाता है, उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। नियंत्रित क्या होता है, जो इसको नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है इस स्प्रिंग को जो आगे जा रहा है। अब इसको सप्लाई से हटा लिया जाए तो इस मीटर को, तो ये जीरो पर भी तो आना चाहिए। तो जीरो पर लाने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। अवमंदक डैंपिंग कंट्रोल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क भी लग रहा है, ये दोनों प्रकार के जब टॉर्क लगते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, दोनों प्रकार के टॉर्क जब लगते हैं तो इस पॉइंटर के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डैंपिंग टॉर्क। ये दोनों टॉर्क क्या पैदा करते हैं मीटर के पॉइंटर के अंदर, तो ये दोनों टॉर्क पैदा करते हैं एक वाइब्रेशन। ठीक है, जिसको कंपन बोला जाता है, तो उसको कहा जाता है डैंपिंग टॉर्क। अब इस कंपन में तो हम रीडिंग नहीं ले सकते, तो उसको हम उस टाइम रीडिंग कैसे लेंगे वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के टॉर्क पॉइंटर को उसकी प्रारंभिक स्थिति से घुमाने के लिए आवश्यक होते हैं। बता रहा हूं ना, प्रारंभिक स्थिति से घुमाने के लिए, आगे चलाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम में जिसमें विक्षेपण टॉर्क का प्रयोग होता है उन्हें विक्षेपण सिस्टम या मूविंग सिस्टम कहते हैं। तो ये पॉइंटर घूमेगा तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, मूविंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो विक्षेपण निम्न प्रकार के प्रभाव से प्राप्त किया जाता है। तो विक्षेपण जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितने प्रकार चीजों से प्राप्त किया जाता है, एक तो हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हो जाता है हीटिंग इफेक्ट, एक हो जाता है दोस्तों हमारा जो इंडक्शन वाला जो हमारा हो जाता है प्रभाव या इफेक्ट, एक हो जाता है होल प्रभाव। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, सिर्फ चुंबकीय प्रभाव सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्षेपण सिस्टम, विक्षेपण को आप बार बार समझ ले, इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार का सिस्टम होता है जो विद्युत धारा या विद्युत चुंबकीय विद्युत विभव को यांत्रिक बल में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नियंत्रित टॉर्क की। अब नियंत्रित टॉर्क क्या होता है, इस प्रकार के इंडिकेटिंग यंत्रों में पॉइंटर की गति धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। इस तरह यंत्रों को नियंत्रित सिस्टम कहा जाता है। अब दोस्तों वही सिस्टम है जो अब धारा को आगे की बढ़ा रहा है, तो ये सप्लाई जाने के बाद कहाँ आना चाहिए, जीरो की तरफ भी आना चाहिए, तो उसको कहा जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क। अब दोस्तों इसमें सिस्टम का कार्य क्या है ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ देखना है कि स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है, स्प्रिंग कंट्रोल। तो एक जो मीटरों के अंदर कंट्रोल किया जाता है वो स्प्रिंग से किया जाता है, एक किया जाता है दोस्तों ग्रेविटी से किया जाता है, दूसरा किससे किया जाता है, ग्रेविटी से। दोनों के दोनों समझने बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे पहला जो दिखाया गया है ये दोस्तों स्प्रिंग कंट्रोल दिखाया गया है। कौन सा? स्प्रिंग। ये देखिए दोस्तों इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग कंट्रोल विधि। ये स्प्रिंग किसके साथ जुड़े होते हैं? ये इस पॉइंटर के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही मीटर की सप्लाई चली जाए तो ये इसको किस पे लेके आते हैं? यहाँ पर जीरो कंडीशन पे ये लेके आते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल। इसमें अधिकतर स्प्रिंग कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। चित्र में स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम को समझाया गया है। फास्फोर ब्रोंज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्रिंग कंट्रोल विधि में स्प्रिंग किस धातु का बनाया जाता है? तो फास्फोर ब्रोंज धातु का बनाया जाता है। बनी स्प्रिंग पर चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, जो ये फास्फोर ब्रोंज बनी होती है ना धातु, इस पर कौन सा प्रभाव नहीं होता? मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं होता, इसीलिए तो काम करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रभाव का काम करेगा तो मीटर हमारा सही रीडिंग देगा ही नहीं, इसलिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग को स्पिंडल में घूमने के लिए एक दिशा के विपरीत दिशा में लपेटा जाता है। स्प्रिंग का एक सिरा दूरी से तथा दूसरा सिरा किसी स्थिर बिंदु से जोड़ा जाता है। फास्फोर ब्रोंज स्प्रिंग का आवश्यक कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करता है। 3 मुख्य चुंबकीय कॉइल के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने सुई को एडजस्ट करने के लिए पेंच लगाया जाता है। इस सुई के बीच में जो पेंच लगा होता है उसको कहा जाता है दोस्तों एडजस्ट करने के लिए। इसके ऊपर एक बटन टाइप लगा होता है, ये जो लिखा हुआ है इसको एडजस्टेबल स्क्रू बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कंट्रोल क्या करता है? जैसे ही मीटर की सप्लाई हटी तो मीटर को क्या ले आई? जीरो पर ले आई। अगर ये पूरा सिस्टम पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, कुछ चीजें समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं इसके लाभ क्या है। तो इसका लाभ क्या है? यह यंत्र हर स्थिति में, ये क्वेश्चन पूछा गया था अब आपके एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में स्प्रिंग का उपयोग किस कंडीशन में कर सकते हैं? लंबवत में, क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बताया गया था। तो वहां पे एक पूछा गया क्वेश्चन ऑप्शन था हमारा, इसको किसी भी स्थिति में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बार मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो इसको किसी भी स्थिति में यूज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देख लो कितना बारीकी से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर और क्या क्या है? अब नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है ग्रेविटी कंट्रोल से क्वेश्चन पूछ ले जाए, है ना। या इसका सेकंड लाभ क्या है? यंत्र पोर्टेबल होता है। मूविंग सिस्टम में भार में वृद्धि की आवश्यकता नहीं रहती, यानी लोड में वृद्धि की जो है आवश्यकता नहीं रहती। तापमान में परिवर्तन के यंत्र पटांग का प्रभावित करता है। इसकी हानि क्या है? अगर टेम्परेचर के अंदर जो है हीट हो रहा है, ये दोस्तों हमारा ग्रेविटी वाला आ जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? एक छोटा सा बार स्पिंडल के लास्ट कोने पर लगा देते हैं, ठीक है, जो इसको जीरो पर बार बार ले आता है। जैसे ही सप्लाई हटी ना तो इसको किस पे ले आएगा? जीरो पर ले आएगा। तो ये हमारा ग्रेविटी कंट्रोल हो जाता है। इसमें दोस्तों यही सारी चीजें बताई गई है कि एक संतुलन के लिए जीरो पर एडजस्ट करने के लिए अगर सप्लाई हटने के बाद जीरो पर पॉइंटर लाने के लिए एक स्पिंडल के पीछे क्या लगा देते हैं? एक भार लगा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रेविटी हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या है? तापीय प्रभाव नहीं रहता। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि किस प्रकार के कंट्रोल के अंदर तापीय प्रभाव नहीं पूछा, तो ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर हीटिंग इफेक्ट नहीं रहता। कंट्रोलिंग टॉर्क की मात्रा बदली जा सकती है। अब इसकी हानि क्या है? लंबे के रूप में रखना पड़ता है, इन्हें लंब के रूप में रखना पड़ता है। मूविंग सिस्टम का भार बढ़ जाता है। स्केल छोटी व तंग हो जाती है। स्केल क्या हो जाती है? छोटी व तंग हो जाती है। तो ये इस प्रकार के वो हो जाते हैं। तो आगे जो दिया गया है ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवमंदक, अवमंदक क्या होता है? जब डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क, दो प्रकार के जब टॉर्क लगते हैं तो मीटर क्या करता है? कंपन करता है। मीटर की स्केल क्या करती है? कंपन करती है, ठीक है, क्योंकि दो प्रकार के इस पर बल लग रहे हैं। एक बल इसको इस तरफ खींच रहा है, एक बल इसको इस तरफ खींच रहा है, तो उसको कहा जाता है अवमंदक टॉर्क, ठीक है। अवमंदक टॉर्क को दोस्तों 3 तरीकों से ठीक भी किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है हवा द्वारा, हवा डैम्पिंग द्वारा। दूसरा होता है एडी करंट डैम्पिंग द्वारा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो दोस्तों होता है किसी भी तरल पदार्थ द्वारा। तो ये 3 प्रकार से डैम्पिंग सिस्टम जो है वो ठीक किया जाता है। वीडियो को दोस्तों अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही पास हो पाओगे एग्जाम में। अगर वीडियो को पूरी नहीं देखते तो आप बहुत सारा लॉस अपना खुद का कर लेते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छिद्र प्रदान किए जाते हैं। जो ऊर्जा मीटर होता है हमारा एनर्जी मीटर होता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कल परसों ही तो मैंने करवाया था क्रीपिंग दोष को रोकने के लिए, ठीक है। जो हमारी एनर्जी मीटर के अंदर जो हमारी चकती घूमती है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर देते हैं? आमने और सामने 2 छिद्र कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके? ये जब मीटर पर किसी भी प्रकार का लोड ना हो तो इस चकती को घूमने ना दे, ठीक है, इसके लिए ये छिद्र किए जाते हैं। इतना सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 छिद्र क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो क्रीपिंग दोष दूर करने के लिए। अब दोस्तों इसको भी देखना जरूरी है कि कितने प्रकार के दोष होते हैं ऊर्जा मीटर में और कौन कौन से दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैंने क्रीपिंग फॉल्ट कल परसों ही करवाया था, आपने अगर वीडियो में देखा हो तो। सबसे पहले तो ये कौन सी चकती होती है वो देखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है आपको।
तो ये जो राउंड प्रकार की दिख रही है ना दोस्तों, इसको चकती कहते हैं। इसके अंदर दो छिद्र कर दिए जाते हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो हमारी जब किसी भी प्रकार का बल या किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड ना बने तो ये दोस्तों हमारी काम ना करे, ये फालतू की रीडिंग ना निकाले। ये किस प्रकार के मीटर होते थे दोस्तों, जो पुराने टाइम में मीटर आते थे ना, इंडक्शन टाइप मीटर जो होते थे, ठीक है, जो काले डिब्बे के अंदर होते थे जिनके अंदर चकती चलती थी, उस प्रकार के मीटर की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। जो ऊपर वाला मैग्नेट होता है दोस्तों उसको शंट मैग्नेट कहा जाता है, जो नीचे वाला मैग्नेट होता है इसको कहा जाता है सीरीज मैग्नेट, क्योंकि दोस्तों इसके कनेक्शन सीरीज में होते हैं, ठीक है, इसके कनेक्शन जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। ये दोस्तों ब्रेक मैग्नेट लगा होता है, ये भी इस शक्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, या दोस्तों इसमें कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं, क्योंकि फॉल्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले ही फॉल्ट की हम बात कर लेते हैं, एनर्जी मीटर के सामान्य दोस्तों क्रीपिंग दोष की ही बात कर लेते हैं। जब लोड उपस्थित ना हो, यानी मीटर पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं है, आगे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बंद पड़ा है घर का, तो होने पर डिस्क घूर्णन करने लगे तो यह दोष क्रीपिंग दोष कहलाता है। क्या कहते हैं, जब लोड ना हो तो भी हमारी ये चकती घूमने लगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रीपिंग दोष। तो इस दोष के निवारण के लिए डिस्क में कुछ छिद्र बना दिए जाते हैं, ठीक है, ये हमारी डिस्क होती है, इसमें आमने और सामने दो छिद्र बना दिए जाते हैं, इसका जो है उच्चारण हो जाता है, इसका जो है सोल्यूशन हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है छिद्र से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब दोस्तों हार्ड, एक बंदा कह रहा था कि सर क्वेश्चन हार्ड पूछे गए थे। अब अगर हमने कुछ पढ़ नहीं रखा, अगर हमने कम पढ़ रखा है या दोस्तों मोटा मोटा पढ़ रखा है, तो हमें क्वेश्चन तो हार्ड लगेंगे, सिंपल सी बात है। गति, दूसरा जो होता है वो स्पीड एरर होता है। ये क्या होता है, डिस्क का निर्दिष्ट गति की अपेक्षा कम अथवा अधिक घूर्णन करना, यानी डिस्क का जहां जिसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रही है उस दिशा में कम करना, कम गति करना या दोस्तों ना करना, इस प्रकार के दोष को कहते हैं गति दोष। यानी ये चकती जो है वो गति नहीं कर रही प्रॉपर रूप से, तो उसको कहते हैं स्पीड एरर। अब इसमें क्या किया जाता है, इस दोष के निवारण के लिए डैम्पिंग मैग्नेट प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा डिस्क की घूर्णन गति को समायोजित। अब जो एक डिस्क लगी हुई थी ना दोस्तों, इसके साथ एक ऐसे मैग्नेट लगा हुआ था, इसको बोलते हैं ब्रेक मैग्नेट, तो ये लगा दिया जाता है डैम्पिंग मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट क्या करता है, इसको कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों फेज दोष। फेज दोष में क्या है, जब प्रेशर कॉइल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री नहीं पिछड़ती तो यंत्र में फेज दोष। अगर 90 डिग्री नहीं पिछड़ रही तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा, फेज दोष, इस प्रकार से 90 डिग्री, ठीक है। तो इस दोष के निवारण के लिए प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक का मान बढ़ाया जाता है। इसमें दोस्तों एक प्रतिरोध लगा होता है, उसका मान वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये इस फेज दोष का निवारण हो जाता है। नेक्स्ट जो बताया गया है दोस्तों वो घर्षण दोष बताया गया था। अब घर्षण तो हर चीज के अंदर होता है, तो इसके अंदर दोस्तों छोटे छोटे बेयरिंग लगे होते हैं जिनके अंदर घर्षण होगा। अब कोई भी मूविंग पार्ट है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, तो उसके अंदर घर्षण दोष होगा, तो उसको कहते हैं घर्षण दोष। इस दोष के निवारण के लिए दोस्तों इसमें स्नेहक को कह देते हैं दोस्तों, कोई भी जो है लुब्रिकेंट वगैरह या कोई भी ऑयल वगैरह डाला जाता है और इसके पेचों को समायोजित कर दिया जाता है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है। तापमान दोष क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, किसी न किसी चीज़ के रूप के ऊपर कभी न कभी इफेक्ट जरूर, चाहे कम टेम्परेचर चाहे ज़्यादा टेम्परेचर हो। तो लोड करंट का मान क्या होता है दोस्तों, निर्धारित समय से अधिक हो जाने पर करंट कॉइल अधिक गर्म हो जाती है। सीटी, करंट कॉइल को क्या कहते हैं, सीटी, वो अधिक गर्म हो जाती है और यंत्र शोर पैदा करता है। यंत्र क्या कर रहा है, शोर पैदा कर रहा है। तो यंत्र शोर पैदा करना इस बात का संकेत है कि लोड घटाया जाए। अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा शोर कर रहा है तो उसमें क्या पता चल रहा है कि लोड घटाया जाए, अन्यथा यंत्र सही विद्युत शक्ति खपत नहीं दर्शाएगा। तो इसके लिए जो अतिरिक्त यंत्र है वो फूक भी सकता है, मतलब अगर लोड हम घटाएंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जल जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ दोष थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये हमारे दोस्त किस मीटर के थे, ये हमारे 3 फेज जो इंडक्शन मीटर है उसके दोस्त थे, ठीक है, किसके, इंडक्शन मीटर के। जो एक सिंगल फेज होता है, एक होता है हमारा 3 फेज, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, एक चल कुंडली उपकरण में अवमंदक बल, अवमंदक को दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, डैम्पिंग की बात की गई थी, डैम्पिंग की, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स जो अभी हमने जस्ट पढ़ी थी कि एक चल कुंडली में, चल कुंडली का मतलब है दोस्तों मूविंग कॉइल टाइप की बात कर रही है। मूविंग कॉइल टाइप की बात की जाए तो ये सिर्फ किस सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, राइट हमारा ऑप्शन रहेगा डी,
कौन सा राइट रहेगा? डी। सुई को दोलन के बिना रोकता है, सुई को दोलन के बिना, दोलन का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप से कंपन, सुई को कंपन के बिना रोकता है ये, ठीक है। जो हमारा मीटर होता है उसमें हमारी दो प्रकार की फोर्स लगती है, एक फोर्स कंट्रोलिंग इधर खींचती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसको आगे की तरफ धकेलती है। जब इस स्केल पर दो प्रकार की फोर्स लगती है तो इसमें क्या हो जाता है? कंपन हो जाता है, ठीक है। तो चल कुंडली उपकरण में अवमंदन बल क्यों आवश्यक है? क्योंकि सुई को दोलन के बिना रोकना, ठीक है, सुई में वाइब्रेशन को के बिना उसको क्या करना? रोकना। तो ये हमारा हो जाता है। विक्षेपण बल को तेज करने में सहायता ये भी नहीं होता, सुई को इसकी शून्य अवस्था में लाना, ये सुई में इसको शून्य अवस्था में कौन लाएगा? सुई को शून्य अवस्था में लाएगा हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या लाएगा? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग कितने तरीकों से की जाती है? दो तरीकों से। एक तो हमने पढ़ा था स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है, दूसरा जो पढ़ा था वो हमारा कौन सा था? ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस बार स्प्रिंग पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम ग्रेविटी का पूछा जा सकता है, या स्प्रिंग की धातु पूछी जा सकती है, फास्फोर ब्रोंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो जाता है। डैम्पिंग जो होती है वो दोस्तों तीन तरीकों से की जाती है, एक तो हवा के द्वारा हो जाती है, एक दोस्तों एडी करंट के द्वारा हो जाती है, और तीसरी जो होती है वो किसी तरल पदार्थ का प्रयोग करके हो जाती है। ये तीन प्रकार से डैम्पिंग की जाती है। इन तीनों ही प्रकार के द्वारा जो हमारी दो प्रकार की फोर्स लगती है तो उसको ये कम करता है, ये इस वाइब्रेशन को क्या करता है? कम करता है। ये तीनों में से कोई भी एक विधि हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। ट्रांसफार्मर में बेकोल्स रिले टॉप फ्लोर के स्विच का क्या कार्य है? ये दोस्तों बेकोल्स रिले का स्पेशल वीडियो में लेके आया था, उसमें टोटल चीज़ें बता दी गई है। एक बार मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। यहाँ पे दो स्विच लगे होते हैं बेकोल्स रिले के अंदर, एक दोस्तों नीचे की तरफ लगा होता है, एक हमारा ऊपर की तरफ लगा होता है। यहाँ टॉप फ्लोर स्विच की बात की गई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा डी, उच्च तापमान पर स्थिति पर क्रियाशील होना, हाई टेम्परेचर पर क्रियाशील होना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ओवरलोडिंग का कोई सीन नहीं है, ठीक है। कई बार यहाँ लगभग लोग लगा के आएंगे कि ओवरलोडिंग होने पर, ये दोस्तों टेम्परेचर पर, मरकरी स्विच किस पे ऑपरेट होते हैं? टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं। तो ये हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा दोबारा एक बार दोस्तों मैं समझा देता हूं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन था और कहां से पूछा गया था। तो ये दो प्रकार के स्विच के अंदर दोस्तों ऊपर वाला स्विच पूछा गया था, ये जो स्विच है, ठीक है, ऊपर वाला जो फ्लोर स्विच होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसे ही जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जब लोड बढ़ता है, ठीक है, लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर हीट भी होती है, सबको पता है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों नीचे वाला स्विच है। ये जो आता है दोस्तों ये कनेक्शन ट्रांसफार्मर टैंक से आता है, और ये किस में चला जाता है? कंजर्वेटर ड्रम में। ये किस में चला जाता है? कंजर्वेटर ड्रम के अंदर। ऊपर वाला जो स्विच जुड़ा होता है ये अलार्म सर्किट से जुड़ा होता है, नीचे वाला ट्रिप सर्किट से जुड़ा होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के दो प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं। अब ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर जब लोड बढ़ता है, क्या बढ़ रहा है दोस्तों? इसके अंदर फ्लक्स जब ज़्यादा बनाती है, ठीक है, जब लोड बढ़ जाता है तो गैस जो होती है वो, इसकी गैस की क्वालिटी होती है वो किसकी तरफ बढ़ती है? गैस जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो गैस जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसके साथ क्या जुड़ा होता है? हमारा जुड़ा होता है कंजर्वेटर ड्रम। और कंजर्वेटर ड्रम के बीच में क्या लगा होता है? जैसे कि मैं एक बार दिखाता हूं, कंजर्वेटर ड्रम इसमें कहाँ लगा होता है? ये कोर मान लो फ्लक्स बना रही है, ये दोस्तों हमारी हीट जो है ऊपर की तरफ पैदा हो रही है। अब ये किस में जा रही है? ये कंजर्वेटर ड्रम में जा रही है। और कंजर्वेटर ड्रम के बीच में क्या लगा होता है? वो लगा होता है हमारा ये बेकोल्स रिले। अब ये गैस जो है इसके अंदर भी आएगी, बेकोल्स रिले के अंदर, तो ऊपर की तरफ ये जमा हो जाएगी और इस मरकरी को पिघला देगी। तो ये स्विच जो है वो किसकी तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। ये जो स्टड लगा हुआ है ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो मरकरी इसमें पूरी फैल जाएगी, और फैलते ही क्या होगा? अलार्म देना हमारा शुरू कर देगा सर्किट। तो इसकी बात की गई थी। तो ये किस पे हीट ऑपरेट होता है? ये टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो स्विच होता है, जो ऊपर फ्लोर वाला स्विच होता है वो किस पे ऑपरेट होता है? नीचे वाला स्विच कब ऑपरेट होता है? जब हीटिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जब हमने अलार्म नहीं देखा, ना हमें सुनाई दिया, ठीक है, अब सर्किट ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है, ट्रांसफार्मर फुल ओवरलोड हो चुका है, तब ये दोस्तों हमारा जो है सेकेंड स्विच जो है वो होता है, और ये दोस्तों सर्किट को क्या करवा देता है? ट्रिप करवा देता है, ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है, ठीक है। तो ये इसमें सिस्टम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी स्थिति अति आवश्यक है, यानी सबसे जरूरी कंडीशन कौन सी है, ठीक है, ये इसमें पूछी गई है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो कि ट्रांसफार्मर की बुकोल से लेकर टॉप फ्लोर का स्विच, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है सी, फेज क्रम, ठीक है। फेज क्रम जो है दोनों के बराबर होने जरूरी है। फेज सीक्वेंस, इसका इंग्लिश में भी देख सकते हो, फेज सीक्वेंस का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो RYB फेज सीक्वेंस होता है इसकी बात की, क्योंकि बी
V वाला Y में नहीं मिला सकते, अब Y वाला R में नहीं मिला सकते, तो फेज सीक्वेंस जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कुछ और शर्तें होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो इतनी प्रकार की शर्तें जो है दोस्तों वो रहती है। ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन के लिए विभिन्न स्थितियों को पूरा किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो वोल्टेज वही होनी चाहिए, टर्न अनुपात यानी टर्न्स रेशो दोनों का समान होना चाहिए। प्राइम फर्स्ट ट्रांसफार्मर और सेकंड ट्रांसफार्मर दोनों का टर्न रेशो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वही प्रतिशत प्रतिबाधा, प्रतिशत प्रतिबाधा को इंपीडेंस कहा जाता है। दोनों ट्रांसफार्मर का जो इंपीडेंस है वो दोस्तों समान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेप परिवर्तक की समान स्थिति, यानी जो दोस्तों टेप परिवर्तक क्या होते हैं, जो टेप चेंजर होते हैं, टेप चेंजर दोनों के बराबर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी फर्स्ट ट्रांसफार्मर की 6 नंबर टेप पर कंडीशन रख रखी है तो सेकंड की भी क्या होनी चाहिए, 6 पर होनी चाहिए। समान केवीए दोनों के समान होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और वही चरण कला यानी जो फेज कला है दोनों की एक होनी चाहिए, ठीक है। चाहे कितनी भी फेज कला हो दोनों की समान हो, अलग अलग ना हो। इसके बाद है समान आवृत्ति रेटिंग, यानी जो फ्रीक्वेंसी रेटिंग है वो दोनों की समान होनी चाहिए। वही पोलरिटी होनी चाहिए, ध्रुवता को कहा जाता है पोलरिटी, पोलरिटी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वही चरण अनुक्रम यानी फेज अनुक्रम, वही फेज सीक्वेंस दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इतनी प्रकार की कंडीशन जो है वो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन के लिए पूरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, जो बंदा वीडियो पूरी देख रहा है ना उसको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, और वो एग्जाम में किसी भी लेवल का उलझा के क्वेश्चन अगर दिया जाएगा ना तो वो आराम से करेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और सारे के सारे पार्ट जितना जल्दी हो जरूर देख लें। मिलते हैं दोस्तों कल फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।